हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक ईवीएस का है वो है बायोमैग्निफिकेशंस। बायोमैग्निफिकेशन हम आज पढ़ने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ यूट्रिफिकेशन और आज पढ़ना है हमें बायोमैग्निफिकेशन। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। ये बायोमैग्निफिकेशन जो होता है उसको हम बायो एम्प्लीफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है कि इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, कोई टॉक्सिक केमिकल है, उन टिश्यू में, उन ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज़ में धीरे धीरे कंसंट्रेशन टॉक्सिक केमिकल की इंक्रीज होते जाना, जितना एट द सक्सेसिव हायर लेवल इन फूड चेन। मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर चला गया, जैसे कोई पेड़ पौधे के ऊपर कोई टॉक्सिक केमिकल है, ठीक है, फिर वो किसी ने खा लिया, किसी हर्बीवर ने खाया, उसके अंदर वो टॉक्सिक केमिकल चला गया, उसकी टिश्यूज़ में वो एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है। फिर यही इस ऑर्गेनिज्म हर्बीवर को किसी कार्निवर ने खाया, तो धीरे धीरे ये चेन चलती गई। ये ऑर्गेनिज्म ये जो हमारा टॉक्सिक केमिकल है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में चलता गया। और क्या बोल सकते हैं हम कि ऑर्गेनिज्म जो होता है, अगर वो कोई मतलब कुछ भी खाता है, वो उसको एक्यूमुलेट होगा अंदर उसकी बॉडी में, उसके टिश्यूज़ में रहेगा। फिर भी और कुछ चीज़ खाएगा, वो एक्यूमुलेट अपनी टिश्यूज़ में उस टॉक्सिक केमिकल को करता रहता है, मतलब इंक्रीज़ होता रहता है। जितना जितना सक्सेसिव हायर लेवल फूड चेन में जाएगा, हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में धीरे धीरे टॉक्सिक केमिकल्स को एक्यूमुलेट करता जाएगा, ठीक है। हर एक स्टेज पे टॉक्सिक केमिकल एक्यूमुलेट होता जाएगा, पास ऑन होता जाएगा। क्योंकि जैसे हम प्रोड्यूसर को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स हर्बीवर जो है वो प्लांट को खाता है, तो उसका जो अंदर चला गया टॉक्सिक केमिकल, इसी हर्बीवर को अब कार्निवर ने खाया। अब जो टॉक्सिक केमिकल हार्बीवर के पास था वो किसको पास ऑन हुआ? कार्निवर को। इसी तरीके से कंसंट्रेशन जो है बढ़ती 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 जाएगी और टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट होती जाएगी। इसी चीज़ को हम बोल सकते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। ये इंक्रीज़ जो होता है, ये टॉक्सिक केमिकल्स का टिश्यूज़ में, ऑर्गेनिजम्स की टिश्यूज़ में इंक्रीज़ होना, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है, अगर आप देखेंगे, परसिस्टेंस क्या होता है? वायर सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय एनवायरमेंटल फोर्स प्रोसेसेस। कुछ एनवायरमेंट की प्रोसेसेस होती है जिसकी वजह से कोई चीज़ क्या हो जाता है, ब्रोक डाउन हो जाएगी, ख़त्म हो जाती। मगर बायो मैग्निफिकेशन में ऐसा नहीं है। सब्सटेंस जो है उसको कोई भी एनवायरमेंट का प्रोसेस हार्म नहीं कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता है, वो एक्यूमुलेशन ही हो पाता है, उसको ख़त्म नहीं होती है। जैसे हम कोई पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, वो एनवायरमेंट उसको डिग्रेड नहीं कर पाता है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो डिग्रेडेबल है ही नहीं, बायोडिग्रेडेबल है ही नहीं, वो वहीं रहता है। इसीलिए जो भी केमिकल हम यूज़ करते हैं, हमें सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। हमें हमेशा मैन मेड या हम नेचुरल फर्टिलाइज़र की तरफ जाने चाहिए, क्योंकि वो एक्यूमुलेट भी हो जाते, वो एकदम से बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो ख़त्म भी हो जाते हैं। मगर जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ करते हैं हमारे, हाँ, तो क्या होता है, परसिस्टेंस, जहाँ सब्सटेंसेस जो हैं उनको कोई भी एनवायरमेंटल फोर्सेस नहीं तोड़ पाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे फर्टिलाइज़र्स हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ये तो ख़त्म नहीं होते हैं खुद ब खुद, तो ये ऐसे ही एनवायरनमेंट में बने रहते हैं। और अगर ये प्लांट के ऊपर पड़ गए तो इनको, प्लांट को खाने वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा वो उसको खा लेता है, उसके अंदर ये सारे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र चले जाते हैं। इसी तरीके से उस ऑर्गेनिज्म को किसने खाया, उसके अंदर भी चले जाते हैं। तो परसिस्टेंस जो होता है, ये ये जो हमारे केमिकल्स, हमारे टॉक्सिक केमिकल्स हम तक पहुंचना या किसी भी ऑर्गेनिज्म तक पहुंचना, ये एक रीज़न बन जाता है। जब, क्योंकि सब्सटेंस को जब वो ब्रोक डाउन ही नहीं हुआ, वो परसिस्ट रहा, वो उसी में रहा, उसको एनवायरनमेंट में तोड़ा ही नहीं, वो वैसे का वैसा रहा, तो ये भी एक रीज़न बन जाता है। दूसरा रीज़न बनता है फूड चेन एनर्जेटिक्स, जहाँ पे क्या होता है, जो सब्सटेंस की कंसंट्रेशन, टॉक्सिक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है एज प्रोग्रेस। मतलब एक फूड चेन अगर आप देखेंगे, उसमें सबसे पहला होता है प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। इसी तरीके से कोई भी टॉक्सिक केमिकल अगर प्राइमरी इस प्रोड्यूसर के पास पहुंचता है, वो धीरे धीरे, अगर वो
टॉक्सिक केमिकल डिग्रेड नहीं हुआ, वो धीरे धीरे आगे पास ऑन हो जाता है हमारे प्राइमरी कंज्यूमर पे, फिर वो सेकेंडरी कंज्यूमर भी उस तक भी पहुंच जाता है। तो फूड चेन जो है ये भी इसको कंटिन्यू इस एनवायरनमेंट में रखती है, ये इसको ख़त्म नहीं होने देती है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में थ्रू फूड चेन चलता रहता है। तो ये बायोमैग्निफिकेशन हो गई, मतलब ये जो टॉक्सिक केमिकल है ख़त्म नहीं हो पाया, फूड चेन के थ्रू ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचता गया। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, हमने जैसे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, एक हर्बीवोर है, जैसे गोट ने प्लांट खाया, उसके ऊपर बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हैं, बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स हैं, हम यूज़ करते हैं जो एग्रीकल्चर में, फिर वो उसके अंदर चले गए गोट के, उस गोट को हमने खाया, उसकी टिश्यू में क्या है, टॉक्सिक केमिकल्स, तो वो किस में चले गए, हमारे अंदर। अब हमारे अंदर आ गए वो टॉक्सिक केमिकल्स, तो ये बाद में हमारे को ही हार्म करते हैं। तो इस तरीके से ये जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते गए हमारी ही बॉडी में, इसी को बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में स्टोर होके रह जाते हैं। एक और है लो और नॉन एग्जिस्टेंट रेट ऑफ इंटरनल डिग्रेडेशन और एक्सक्रीशन ऑफ द सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस हमारे अंदर आता है या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है, तो हमारा काम क्या होता है, हम एक्सक्रीट करते हैं। कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, हमारा काम होता है उसको एक्सक्रीट आउट करना, वेस्ट को बाहर निकाल देना। मगर यहाँ पे ये नहीं हो पाता है, लो होता है, अगर हो भी जाएगा वो बहुत लो क्वांटिटी में एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बाकी का सारा इंटरनली रह जाता है, डिग्रेड ही नहीं हो पाता, इंटरनल डिग्रेडेशन हो ही नहीं पाती इस ऑर्गेनिज्म की, इस टॉक्सिक केमिकल की। तो एक्सक्रीशन इन सब्सटेंस की हुई ही नहीं, ये अंदर ही रहे। क्यों, कभी कभी क्या होता है, क्योंकि वाटर इनसॉल्युबिलिटी होती है, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल ही नहीं हो पाते हैं, ये अंदर ही रहते हैं। क्योंकि जब भी कोई चीज़ एक्सक्रीट आउट होती है उसमें पानी का बहुत ही बड़ा रोल होता है, कि पानी उसको एक्सक्रीट आउट कराता है हमारे बॉडी के। अगर हम अपनी बॉडी लेते हैं, हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, पानी ही उसको बाहर निकालने का साधन होती है। नमक ज़्यादा चला गया, कोई भी हमारे अगर हम यूरिन पास करते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो हमें थ्रू पानी ही निकलता है, जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होता है। मगर ये जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं, ये हो ही नहीं पाते हैं पानी में, तो फिर ये एक्सक्रीट कैसे होंगे, तो हमारी बॉडी में बने ही रहते हैं। जो बायोमैग्निफिकेशन है ये इसका स्टैंड्स फॉर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जिसका मतलब होता है कि इंक्रीज होना उन सब्सटेंसेस का, उन कंटामिनेटेड सब्सटेंसेस का, उन टॉक्सिक केमिकल्स का जो हमारी फूड चेन में है, उनका कंटिन्यूस फूड चेन में इंक्रीज होते जाना, ठीक है, बढ़ते जाना। ये सब्सटेंसेस जो हैं ये जो होते हैं ये काफ़ी कंटेमिनेटेड होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में ये प्रेजेंट होते हैं। ये कंटेमिनेट एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे हेवी मेटल्स, मरकरी, आर्सेनिक, पेस्टिसाइड्स जिसमें डीडीटी बोलेंगे हम, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स कंपाउंड्स, जो हमारे ऑर्गेनिज्म या हम भी ले लेते हैं। अगर हम ऐसे तो डायरेक्टली डीडीटी नहीं लेते हैं ना, कभी देखा डीडीटी खाते हुए नहीं, बट अगर यही पेस्टिसाइड्स, यही फर्टिलाइज़र पेड़ पौधों पे छिड़क के जाते हैं, वो पेड़ पौधे कौन खाते हैं, चाहे हम कितना भी वॉश करेंगे ना कुछ तो रह ही जाता है, फिर वो हम कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हम तो डिपेंडेंट ही पेड़ पौधों पे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जो ह्यूमन है या कोई भी है वो पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट है, तो वही पेड़ पौधे खाएंगे तो कंज्यूम क्या कर लेंगे, वो यही पेस्टिसाइड्स, तो ये कहाँ पहुँच गया, हमारे अंदर। तो मतलब ये ख़त्म होने वाला नहीं है, एक बंदे से दूसरे बंदे में, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ईजिली पहुंच पाता है। अगर हम देखेंगे एनसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग, जो बायोमैग्निफिकेशन है ये होता है बायो एक्यूमुलेशन, किसी चीज़ का एक्यूमुलेट होना। ये डिपेंड करता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या एबिलिटी है किसी भी केमिकल को अपने अंदर एक्यूमुलेट करना, ठीक है, उस कंसंट्रेशन से जो असल में उसको किसी चीज़ को जो एक्यूमुलेट करने की एक कंसंट्रेशन होती है, एक कैपेसिटी होती है। अब डिपेंड करता है किस ऑर्गेनिज्म में कितनी कैपेसिटी है किसी चीज़ को अपने अंदर जज्ब करके रखना, ठीक है। तो एनसाइक्लोपीडिया के हिसाब से बायोमैग्निफिकेशन ये वो एबिलिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें ये किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी केमिकल को अपने अंदर एक्यूमुलेट करता है, ठीक है। जब वो फूड चेन में होता है तब वो खाता है चीज़ें, और वो जो चीज़ खा रहा है क्या उसके अंदर केमिकल है, टॉक्सिक केमिकल, फिर वो अपने अंदर भी वही चीज़ ले लेता है। अब ये तो हमने देख लिया बायोमैग्निफिकेशन क्या था,
अब हम पढ़ेंगे काजेज ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। क्या काज है बायोमैग्निफिकेशन के। सबसे पहला एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो हैं, जैसे हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, फंगिसाइड्स यूज़ करते हैं, हर्बिसाइड्स, ये वो हैं। पेस्टिसाइड्स मतलब पेस्ट को मारना, फंगिसाइड्स मतलब फंग्स को मारना, हर्बिसाइड्स मतलब हर्ब्स को किल करवाना। केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, बहुत सारी एग्रीकल्चर केमिकल्स जो काफ़ी टॉक्सिक होते हैं और वो किसी न किसी तरीके से अपना रास्ता सॉइल तक पहुंचा देते हैं, सॉइल में भी गिर जाते हैं। जब हम पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं क्रॉप्स के ऊपर, अपनी फसलों के ऊपर, तो वो सॉइल में भी पहुंच ही जाते हैं, सॉइल पे भी गिरते हैं। और धीरे धीरे यही सॉइल जब वॉश आउट हो जाती है तो रिवर्स, लेक्स तक भी पहुंच जाते हैं थ्रू कभी स्टॉर्म, विंड, इस तरीके से आ जाता है। तो प्राइमरीली एग्रीकल्चर जो है वही सबसे बड़ा रीज़न है ये सारे केमिकल्स का हमारे तक पहुंचाने में, क्योंकि एक तो ये सॉइल तक भी पहुंचेगी और वो ये पानी तक भी पहुंचेगी। फिर पानी अगर ऐसा हो गया और हमने वो पानी कंज्यूम किया तो हम तक भी पहुंच गया। दूसरा है इंडस्ट्री में बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, कुछ फर्टिलाइज़र्स होते हैं, कुछ इसी तरीके से बहुत सारे मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। कुछ हेवी मेटल के ट्रेसेस होते हैं, जैसे आर्सेनिक है, कैडमियम है, मरकरी है, कॉपर है, लेड है। ये सारी चीज़ें भी हम तक पहुंचने का ज़रिया पानी भी है, ज़मीन भी है। ये चीज़ें अगर हम तक पहुंची या किसी भी ऑर्गेनिज्म तक पहुंची तो यही चीज़ है सबसे मेन रीज़न कि ये जो हार्मफुल केमिकल हम डायरेक्टली नहीं भी लेंगे तो भी हमारे थ्रू एग्रीकल्चर, थ्रू इंडस्ट्रियल जो वेस्ट निकलता है उनके ज़रिए ये बाहर निकलता है और नदी नालों में पड़ता है और फिर हमको ही मिलता है। क्योंकि नदी नालों में या कहीं लेक में या कहीं पॉन्ड में मछलियाँ होती हैं, वो मछलियों को हम कंज्यूम करते हैं, तो उन मछलियों ने ये गंदगी कंज्यूम की होती है तो पहुँच गया ना हम तक ये सारे केमिकल्स। तो इसकी वजह से इन सब्सटेंसेस की वजह से काफ़ी सीवियर हेल्थ इम्पैक्ट होते हैं ह्यूमंस पे, एक्वेटिक एनिमल्स पे। जैसे फ़िश है, वो क्या करती है, रहती तो नदी में है, अगर यही कचरा, यही पेस्टिसाइड, यही केमिकल पानी में चला गया जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं या जो इंडस्ट्री अपना वेस्ट निकालती है और पानी में डाल देती है, पानी गंदा हो गया, वो मछली ने पिया वो पानी, उसके अंदर वो केमिकल चला गया, उसने अपनी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट किया, उसने अपनी बॉडी की टिश्यूज़ में वो एक्यूमुलेट करके वो रखा, क्योंकि ये तो डिग्रेड हो ही नहीं रहा है, ना उसकी बॉडी में हो रहा है ना बाहर हो रहा है, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये तो एनवायरनमेंट में चलता जा रहा है, थ्रू फूड चेन ये चलता ही जा रहा है। तो जब वो मछली हम खाएंगे तो वो हमारे अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये तो एक्सक्रीट होता ही नहीं है। तो एक एग्रीकल्चर है, एक का काज। दूसरा है ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स, जो मैन्योर्स होते हैं या बायोसॉलिड फ्रीक्वेंटली जो जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, कार्बन है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है। ये जो है ये बहुत सारे और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जो होती हैं वहाँ से भी बहुत सारे चीज़ें निकलती हैं। जैसे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं उसमें भी बहुत सारी केमिकल्स यूज़ की जाती है। फार्मा कंपनी भी बहुत सारी मेडिसिन या ये चीज़ें बनाती हैं, उनसे भी जो वेस्ट निकलता है ये ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स हैं जो वेस्ट बन के बाहर आता है और हमारे एनवायरनमेंट में रहता है। और जो ये प्रोडक्ट्स हैं, चाहे फार्मा के या पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं या हम मैन्योर्स जो यूज़ करते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं इसका जो नॉर्मली ह्यूमन और एनिमल जो यूज़ करते हैं इनका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वाइल्ड लाइफ पे भी और एनिमल पे भी और ह्यूमन पे भी। यूज़ तो हम करते हैं, बेशक हम खाने के लिए नहीं, बाहर की चीज़ों के लिए यूज़ करें, मगर जब इनका वेस्ट, जब ये इंडस्ट्रीज़ अपना काम करती है, ये बहुत सारी प्रोसेसेस करती हैं, उससे बहुत सारे केमिकल्स बाहर निकलते हैं और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पानी, ज़मीन, इनके पास पहुंचती हैं और वो फिर हम तक पहुंच के हमें हार्म कर देती हैं। तीसरा है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ एंड पोल्यूशन। जब इंडस्ट्री अपना काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही होती है इंडस्ट्री में, वहाँ पे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बहुत सारी टॉक्सिक और हार्मफुल सब्सटेंसेस निकलती हैं, वो अपना रास्ता बनाती है। कभी वो इंडस्ट्री अपना कचरा वचरा या जो भी केमिकल, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो डाल देता है सॉइल में, रिवर में, लेक में, ठीक है। उनके अंदर बहुत सारा टॉक्सिक केमिकल होता है। इसकी वजह से पूरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस की वजह से पूरा एनवायरनमेंट अलग अलग तरीके से हार्म हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिक पोल्यूटेंट वो एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं। यही एनवायरनमेंट में वो जब चला गया, और एनवायरनमेंट में तो सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, यही प्लांट रहता है, यही हर्बीवर रहता है, यही कार्निवर भी रहता है। तो जब एनवायरनमेंट में है तो एनवायरनमेंट में जो भी इंसान रहता है या जो भी ऑर्गेनिज्म रहता है वो
एनवायरनमेंट्स में जो होती हैं चीज़ें वो उसको यूज़ करता है। तो तब जब ये टॉक्सिक केमिकल होगा तो ये भी उसको लेना ही पड़ेगा, चाहे वो लेना नहीं भी चाहेगा पर लेना ही। जैसे अगर हम हवा में, हवा अगर जहरीली है, पॉइजनस है, पर हम क्या कर सकते हैं, हमें सांस तो लेनी है क्योंकि हमें ऑक्सीजन यहीं से मिलता है। तो इसमें अगर केमिकल भी है, अगर इसमें टॉक्सिक गैसेस भी है तो हमें वो भी अंदर जाता है। ठीक है, तो हम उस टाइम सांस तो बंद नहीं कर सकते, हम फिल्टर तो नहीं लगा सकते, तो वो सारी चीज़ें हमें अंदर जाती है। तो ये इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ जो हैं ये इनके ज़रिए हमारे तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाती हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में ये एक्यूमुलेट होती रहती हैं। फिर ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे से तीसरे तक पहुंच ही जाती है। ये जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं ये कभी भी डिग्रेड नहीं होते हैं, इनकी डिग्रेडेशन नहीं होती है। ये एक ऑर्गेनिज्म में एक्यूमुलेट होकर दूसरे में चले जाते हैं, वहाँ पे उसको एक्यूमुलेट होते, ऐसे ऐसे चलते जाते, ख़त्म होते ही नहीं हैं। नेक्स्ट है माइनिंग एक्टिविटीज़ जो ओशन में होती हैं। माइनिंग एक्टिविटीज़ जो डीप सी में होती हैं वो क्यों होती है कि बहुत सारे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना है, मेटल ओर्स को, जैसे जिंक है, इनको इधर से। माइनिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है जब हम खान खोदते हैं ना कहीं पे, वहाँ से बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं, बहुत सारे मेटल्स निकलते हैं, जैसे जिंक, कोबाल्ट, सिल्वर, एल्युमिनियम, गोल्ड। किसी खान को खोदने से ही ये चीज़ें आती हैं। और जब हम गोल्ड, ये सब क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं ओशन को और उनके कोस्टल एरिया को, उनके कोस्टल रीजन को, क्योंकि वहाँ से बार बार खुदाई होगी किसी चीज़ को। तो जब कोई चीज़ खुदाई करते हैं तो वहाँ के इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट तो तबाह ही हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब माइनिंग प्रोसेस होती है ना, तो वहाँ से बहुत सारा सल्फाइड और सेलेनियम भी पानी के अंदर चला जाता है, क्योंकि कहीं पे भी हम खुदाई कर रहे हैं वहाँ से हम कोई चीज़ ही निकाल रहे हैं ना। जब हम वहाँ से चीज़ निकालते हैं उसकी कुछ ना कुछ चीज़ें पानी में भी चली जाती हैं, उसकी वजह से वो पानी भी क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाता है, उसकी टॉक्सिसिटी धीरे धीरे और बढ़ जाती है, क्योंकि हम कहीं से कोई चीज़ खोद के निकाल रहे हैं। अगर वो खुद थोड़ा थोड़ा अमाउंट में निकलता है, वो लिटिल अमाउंट होता है, बट हम जब खान अपने अपने मतलब के लिए कहीं से कोई चीज़ खोद रहे हैं, अगर हम ओशन से कोई चीज़ खोद रहे हैं कुछ निकालने के लिए, तो जो चीज़ हमें मिल रही है, कुछ चीज़ें उनमें से पानी में भी गिर जाती हैं। तो उससे क्या हो जाता है, वहाँ का जो ओशन का क्रिएचर है, चाहे फिश है, चाहे कोई भी है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो सारे ये चीज़ें यूज़ कर लेंगे। ये मेटल्स, ये माइनिंग में से, जो माइनिंग एक्टिविटीज़ से जो भी चीज़ निकल रही है, चाहे वो मेटल, मिनरल, वो भी खा लेते हैं। जब वो ये खाएंगे तो फिर उनके अंदर चला जाएगा, उनके अंदर चला गया, फिर उनको जो खाएगा तो वो उसके अंदर भी चला जाएगा। इस तरीके से जो ये माइनिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, लेड, ये सारे धीरे धीरे एक्वाटिक और एनवायरनमेंट में एडप्ट होते जाते हैं। उसकी वजह से टॉक्सिसिटी लेवल जो है ट्रेमेंडसली ये काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है और एक्वाटिक और फार्म एनिमल या क्रॉप्स को ये काफ़ी नुकसान पहुंचा देती हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है प्लास्टिक पोल्यूशन। बहुत सारा जो डिस्पोजल है प्लास्टिक वेस्ट का, वो हम छोड़ देते हैं ऐसे ही बाहर कहीं पे भी, या तो हम कहीं पानी के नज़दीक या पानी में ही छोड़ देते हैं, जो डायरेक्टली इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को बहुत ही ज़्यादा हार्म करता है। और इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को जो खाता है, जैसे हम फिश को खाते हैं, अगर उसके अंदर ये प्लास्टिक का वेस्ट चला गया, वो एक्यूमुलेट होता गया, वो प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो उसके अंदर उसका प्लास्टिक चला जाएगा, वो धीरे धीरे आगे उस फिश को जो खाएगा या जो भी सी क्रिएचर को खाएगा, पानी के जितने भी क्रिएचर्स हैं, प्रॉन है, इन लोगों को खाएगा, इन चीज़ों को खाएगा, उसके अंदर भी चला जाएगा। रिसर्च देखी गई है कि जो प्लास्टिक है उसके अंदर एक हार्मफुल केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं बिस्फेनॉल, जो बहुत ही मेजर कंटेमिनेंट होता है, जो रिलीज़ किया जाता है वाटर बॉडी में, बहुत ही गंदा चीज़ होता है वो। तो अगर ये फ़िश के अंदर चला जाता है तो ये तो एब्जॉर्ब ही नहीं होता है, ये मतलब उसकी टिश्यूज़ में हो जाएगा, मगर ये डिग्रेड नहीं होता है। छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल्स उसकी बॉडी में डिसइंटीग्रेट होने लग जाते हैं। और जो अब छोटे छोटे पार्टिकल, आपने हमेशा देखा है प्लास्टिक के बर्तन में खाना भी नहीं खाना चाहिए। अब खुद सोचो, प्लास्टिक जब खुद ही अंदर चला गया किसी के, तो उसको कितना हार्म करेगा। तो जब यही प्लास्टिक वाटर बॉडी में जाता है और जो फिश है अगर उसके अंदर गया, तो वहाँ पे यही प्लास्टिक छोटे छोटे पीसेस में पूरी बॉडी में फैल जाता है, और बाद में ये जो इस फिश को जो खाएगा उसके अंदर भी ये चला जाएगा, तो कितना ज़्यादा हार्म ये क्रिएट कर सकता है।
अब इसके साथ ही एक और है टॉक्सिक गैसेस एंड एयर पोल्यूशन। बहुत सारा रिलीज़ होता है गैसेस एनवायरनमेंट में, वो भी एक बायो मैग्निफिकेशन है, क्योंकि हम तो वो गैसेस लेते हैं ना। जैसे अगर व्हीकल है या इंडस्ट्रीज़ है, जो हाँ इंडस्ट्री, जो भी रिफाइन इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, वहाँ से बहुत सारे गैसेस पोल्यूटेंट निकलते हैं। अगर इंडस्ट्री ने प्योरीफायर्स लगाए होंगे तो कोई हार्म नहीं है, तो अच्छी क्लीन हवा बाहर निकलेगी। बट अगर प्योरीफायर नहीं लगाया है और गाड़ी वालों ने भी अच्छे से गाड़ी को मेंटेन नहीं किया है, तो भी बहुत सारे गैसेस निकलते हैं जो हमारी हवा में चले जाते हैं। जब वो हवा में चले गए, ऊपर से जब बारिश आती है, तो वो उन गैसेस, जो हार्मफुल गैसेस पोल्यूटेंट हैं, वो उस पानी के साथ मिल जाएंगे, रेन के साथ मिलेंगे, तो बनाएंगे एसिड रेन। और वही एसिड रेन जब कहाँ गिरेगी, ज़मीन पे गिरेगी, उसके पास क्या है, एसिड है, मतलब केमिकल है, हार्मफुल केमिकल है उसके पास। तो वो जो सॉइल में जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको भी जला देगा। और जब वही बारिश वाटर बॉडी में पड़ेगी, तो वहाँ वाटर बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको भी हार्म करेगा, क्योंकि ये तो केमिकल वाली रेन है, ये तो नॉर्मल रेन है नहीं जो नॉर्मल रेन होती थी। तो ये उसको भी ख़त्म कर देगा। और जो पानी में रहते हैं वो, अब उनको जो पानी मिला बारिश वाला, वो तो केमिकल वाला पानी है, वो वही पियेंगे, उनके अंदर जाएगा। और उस फिश को जो खाएगा उसके अंदर भी धीरे धीरे चलेगा। मतलब अगर देखा जाए, बाहर बारिश पड़ रही है, हम बेशक उस बारिश को नहीं पी रहे हैं, हम उस बारिश को नहीं, हमारे ऊपर भी नहीं पड़ रही, बट हम पी भी नहीं रहे, मगर हम तक फिर भी पहुंच गई। कैसे? क्योंकि ये जब हमारे लेक्स या पॉन्ड्स में या वाटर बॉडीज़ में पड़ जाती हैं, तो वहाँ के जो क्रिएचर हैं उनको, वो ये यूज़ कर लेते हैं ये पानी, फिर हम उस क्रिएचर को खाते हैं। तो मतलब इस पानी का जो केमिकल है, जो हम तक डायरेक्टली तो नहीं पहुँचा, इनडायरेक्टली पहुँच गया। तो मतलब ये जो केमिकल है ये एक्यूमुलेट होता गया इसी प्रोसेस को। मतलब ये किसी के ऊपर पड़ा, उसने खाया, उसको हमने खाया, तो ये केमिकल एक ही बॉडी में रहा, ये डिग्रेड नहीं हुआ, उसकी बॉडी से हमारी बॉडी में पहुंचा, हमारी बॉडी में भी रहा। तो ये भी, हम भी कहीं से उसको फ्लश आउट या हम उसको एक्सक्रीट नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी में रहता है। धीरे धीरे यही चीज़ें कैंसर क्रिएट करती हैं। तो इसी को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ये एब्जॉर्ब होता रहा है, अब होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। तो ये थे काजेज ऑफ बायो मैग्निफिकेशन। अब हमारा है नेक्स्ट टॉप, इसी में इफ़ेक्ट्स क्या हैं बायो मैग्निफिकेशन के। सबसे पहला इफ़ेक्ट तो सीधी सी बात है, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर है। इसका इम्पैक्ट जो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर है वो काफ़ी ज़्यादा है। कैंसर, लिवर कैंसर हो जाता है, लिवर और किडनी के फेलियर्स हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है, बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं प्रेग्नेंट वोमन में, ब्रेन डैमेज हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं। ठीक है, ये कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अगर मरकरी, कैडमियम, लेड, कोबाल्ट, क्रोमियम, ये सारे मेटल्स अगर उस वाले खाने में होंगे जो खाना हम खाते हैं, और हमारी बॉडी में ये चला गया, तो ये सारे जो मेटल्स हैं ये बहुत ही डेंजरस होते हैं। ये हेवी मेटल्स काफ़ी डेंजरस होते हैं और इनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और भी बहुत सारे केमिकल्स, जो फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स जो एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ किए जाते हैं, फिर हमारे तक वो इनडायरेक्टली पहुंचते हैं, वो भी बहुत सारा हार्म कर सकते हैं। बहुत सारे डिजीज़ जैसे हेपेटाइटिस, कैंसर, ये सारे वो डिजीज़ हैं जो सी फूड खाने से होते हैं। क्योंकि सी फूड में बहुत अमाउंट तक जो फिश है उसने मरकरी चीज़ खाई होती है, उसकी वजह से उसके अंदर मरकरी एक्यूमुलेट हुई होती है, और मरकरी बहुत ही डेंजरस होती है। वो हमारा नर्वस सिस्टम, हमारे को कैंसर क्रिएट करा सकती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर हो सकती हैं अगर ऐसे केमिकल्स एक्यूमुलेट होते गए एनवायरनमेंट में, इनकी बायो मैग्निफिकेशन अगर होती गई। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैरीन क्रिएचर्स। बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स और एलिमेंट्स जो एक्यूमुलेट होते हैं बहुत सारे वेरियस एक्वेटिक क्रिएचर्स में, उनके ऑर्गन्स में एक्यूमुलेट होते रहते हैं। उसकी वजह से जब किसी और ऑर्गन में ये एक्यूमुलेट होते गए, ये टॉक्सिक केमिकल्स, जो भी सी में रहते हैं, जो एक्वेटिक क्रिएचर होते हैं, जो पानी में रहते वाले जीव होते हैं, अगर उनके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स एक्यूमुलेट होते गए, तो उनकी रिप्रोडक्शन और उनकी डेवलपमेंट में ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट क्रिएट करती हैं। जो सी बर्ड होता है ना, उसके जो एग्स होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा थिन शेल्स होते हैं। जैसे नॉर्मली उनको होना चाहिए था उतने नहीं होते हैं थिक, वो काफ़ी थिन होते हैं। उनके जो एग्स होते हैं वो ईज़िली
बिफोर इंक्यूबेटिंग वो एकदम से टूट जाते हैं, क्योंकि उनका रिप्रोडक्शन का सिस्टम ही ख़राब हो गया होता है। उनके अंदर ये केमिकल अंदर इतना जहर बना चुका होता है अंदर, कि उनसे जो निकलने वाला एग है उसका जो शेल है वो जितना थिक होना चाहिए वो है ही नहीं उतना। सेलेनियम और हेवी मेटल्स जैसे मरकरी हैं, इसकी वजह से भी रिप्रोडक्शन जो होती है एक्वेटिक क्रिएचर की, जैसे फ़िश की, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि ये उनको रिप्रोड्यूस ही नहीं होने देता है, उनको ग्रो ही नहीं करने देता है, उनको हैम्पर कर देता है ग्रोथ में। ठीक है, तो इसकी वजह से रिप्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती है, और ज़्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर पानी में ऐसे टाइप के केमिकल्स या टॉक्सिक केमिकल्स चले गए तो उनका जो रिप्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो जाता है। थर्ड वन जो है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल रीफ्स है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कोरल रीफ होता क्या है। तो हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल रीफ। कोरल रीफ होता क्या है? ये एक अंडर वाटर इकोसिस्टम है जिसमें जो करेक्टराइज्ड बाय रीफ बिल्डिंग कोरल्स। ये काफ़ी लार्ज अंडर वाटर स्ट्रक्चर होता है जो कंपोज किया जाता है ऑफ स्केलेटन्स ऑफ कॉलोनियल मैरीन इन्वर्टेब्रेट्स से। ठीक है, वो लिविंग क्रिएचर होते हैं जिनकी वजह से इनका पूरा स्ट्रक्चर बनता है। ये जो कोरल जिसको कोरल बोलते हैं, कोरल स्पीशीज़ जो होते हैं, आपको इस पिक्चर में देखोगे, आपने देखा भी होगा इस पिक्चर में, ये जो कोरल स्पीशीज़ होते हैं ये रीफ बनाते हैं जिसको हर्माफेटिक बोलते हैं या हार्ड कोर बनाते हैं, एकदम हार्ड स्ट्रक्चर होता है। ये कैसे हार्ड होता है कि यहाँ के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट सी वाटर से एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक हार्ड सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी को कोरल बोलते हैं। ठीक है, कोरल रीफ बोलते हैं। इसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ये अंदर के जो सैक लाइक बॉडी जो होती है, छोटे छोटे मतलब बिल्कुल सॉफ्ट सी बॉडी होती है अंदर, उनको प्रोटेक्ट करता है ये बाहर से। बहुत सारे और स्पीशीज़ भी होते हैं इस कोरल रीफ में जो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं और वो नॉर्मली यहाँ पे रिजेंबल करते हैं प्लांट और एनिमल्स के जैसे, वो हमें दिखते हैं। तो ये होता है कोरल रीफ। तो इसके बाद हम बताएंगे कि डिस्ट्रक्शन कैसे हो जाती है इस वाले इकोसिस्टम की, इस कोरल रीफ की कैसे हो जाती है। ये सी वाटर में होता है, वो हम बताएंगे। तो फिलहाल पहले आपको ये पता होना चाहिए था कि कोरल रीफ है क्या यहाँ पे। या आपने बहुत बार पिक्चर्स में देखा होगा कि समुद्र के अंदर कुछ अलग सा ही वो पेड़ पौधे जैसा कुछ अलग सा चट्टानों के ऊपर कुछ डिफरेंट एकदम सुंदर सा दिखता है, वो यही कोरल रीफ होता है। बट अगर हमारे जो ये बायोमैग्निफिकेशन, ये जो टॉक्सिक केमिकल्स एक्यूमुलेट होते गए तो ये इस कोरल रीफ के लिए भी बहुत ही हार्मफुल है। अब डिस्ट्रक्शन कैसे होती है कोरल रीफ की? जो ये कोरल रीफ जो आपने पिक्चर में पहले ही देख लिया है, ये जो साइनाइड्स होते हैं अगर इसमें चले गए पानी में तो वो इस कोरल रीफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अब जो साइनाइड है वो यूज़ कैसे किया जाता है? जब गोल्ड की माइनिंग होती है, लीचिंग होती है या फिशिंग करते हैं, जो भी जिनको फिशिंग की हैबिट होती है वो करते हैं, तब वो साइनाइड यूज़ करते हैं उसमें, तब जाके ये साइनाइड इसमें चला जाता है और इस कोरल रीफ को डिस्ट्रॉय करता है। जो ये रीफ होते हैं ना, ये किसके काम आते हैं? स्पॉनिंग, फीडिंग और डिविडिंग ग्राउंड्स फॉर वेरियस न्यूमरस सी क्रिएचर्स। स्पॉनिंग एक टाइप का क्या होता है, उसमें जो लिविंग क्रिएचर वहाँ पे सी में होते हैं वो अपना एग और अपना स्पर्म वहाँ पे छोड़ देते हैं ताकि वो आगे जाके ग्रो कर सके, फर्टिलाइज हो सके, तो उसके लिए होता है फीडिंग। यहाँ पे ये सारी चीज़ें इस कोरल रीफ में की जाती हैं। बहुत सारे जो वहाँ पे सी क्रिएचर, उनके लिए ये रहने का जगह होती है, आते हैं रेस्ट करते हैं वो इस कोरल रीफ में, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर बना होता है, काफ़ी उनके लिए प्रोटेक्टिव होता है। मगर अगर केमिकल्स वहाँ चले गए तो ये कोरल रीफ पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सर्वाइवल जो एक्वेटिक क्रिएचर जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसका, इसी जो हमारे एक्टिविटीज़ की, जैसे साइनाइड जो यूज़ किया जाता है गोल्ड लीचिंग में और फिशिंग में, बट वो इस कोरल रीफ को कितना हार्म कर जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट है डिस्ट्रप्शन ऑफ फूड चेन। बहुत सारे सी क्रिएचर जो डिपेंडेंट हैं नेचुरल फूड चेन पे फॉर सर्वाइवल। ठीक है, जो भी अंदर समुद्र में उनको नेचर ने जो भी खाना दिया हुआ है वो खा लेते हैं, मगर जब ये टॉक्सिक केमिकल्स अंदर चले जाते हैं, ये जो बहुत सारे केमिकल्स जब चले जाते हैं, किस ज़रिए? सॉइल के ज़रिए। जब सॉइल विंड एरोजन होती है या जैसे हमने फर्टिलाइज़र यूज़ किए
तो वो वॉश आउट हो गए, रेन के थ्रू, विंड के थ्रू वो सारा चला गया किस में, लेक्स रिवर्स में, वहाँ पहुँच गया। वहाँ के ऑर्गेनिजम्स के पास जो पहले अपने कुदरत ने जो उनको खाना दिया था वो खुश थे, उसमें संतुष्ट थे, सेटिस्फाइड थे। बट बाहर से जो ये केमिकल आया, उन बेचारों को थोड़ी ना पता है ये इतना ज़्यादा ये हार्मफुल है उनके लिए। वो तो खाएंगे क्योंकि वो उनके अंदर चला गया, उनको लगता है ये भी शायद नेचर का ही है, वो तो खा रहे हैं। बट ये धीरे धीरे उनके बॉडी में एक्यूमुलेट होता जाता है, उनको डिजीज़ क्रिएट करता है। और वही चीज़ अगर हमने खा ली या किसी ने भी इस एनवायरनमेंट में वो खा ली, तो फिर वो पूरी फूड चेन को हार्म करता है। क्योंकि फूड चेन का मतलब ये होता है हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारा एक कनेक्टेड रिलेशनशिप है एक दूसरे के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला फिश का और हमारा रिलेशन है। अगर फ़िश वो पानी पीती है, बेशक हम सी वाटर नहीं पीते हैं, बट फ़िश जो वो पानी पी रही है, जो सी वाटर में बहुत सारे केमिकल्स चले गए हैं, उसकी वजह से वो फ़िश को हार्म हो गया। उस फ़िश को हमने खाया तो हमको पहुंच गया ना वो, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो चीज़ें हम तक भी पहुंच जाती हैं जब ये पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाता है फूड चेन का। मतलब एक को हार्म हो गया, वो दूसरे को हार्म करेगा ही करेगा, क्योंकि ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है ये कभी भी डिग्रेड नहीं हो रहा है, ये एक्यूमुलेट होता जा रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म। इसीलिए इसको बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। फ़िलहाल के लिए आपको इतना ही। कल हम पढ़ेंगे प्रोसेस क्या है इसकी बायोमैग्निफिकेशन की, और हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं।